साथियों, आज हम इस सभा में मौजूद हैं और बड़ी संख्या में मेरी माताएं बहनें बैठी हैं। मैं आपका कायल हूँ, आप आज इस सभा में मौजूद हैं। आज देश के सामने, प्रदेश के सामने बहुत से गंभीर सवाल उठे। आप जानते हो, इस देश में 2/3 आबादी जमीन पर, कृषि पर निर्भर है और किसानों की व्यवस्था को बेहतर बनाने का वादा बीजेपी ने केंद्र सरकार बनाने से पहले किया था। आज लगभग 8.5 साल पूरे हो गए भाजपा की सरकार दिल्ली में बनी है और किसान के जो हालात हुए हैं, ये वो सरकार है जिसने सरकार बनने से पहले कहा था कि हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली की सरकार से, आपने किस किसान की आमदनी दुगनी करी है? आज किसान परेशान है। आज खाद, बिजली, पानी सारी कीमतें बढ़ गई, महंगाई आसमान छू रही है। आपने किसान की मदद करने की जगह उस पर प्रहार किया और दिल्ली में 3 ऐसे कानून बनाने की कोशिश करी जिससे किसान की कमर टूट जाती। वो तो धन्य देश का किसान जिन्होंने महीनों तक, साल भर तक धरना दिया दिल्ली की राजधानी में बैठकर और केंद्र की सरकार को मजबूर किया। वो तीनों काले कृषि कानून उनको वापस लेने पड़े और देश से माफी मांगनी पड़ी। जब ये कानून बने थे, पूरे प्रदेश में हम और आपने मिलकर सभाएं करी थी और केंद्र की सरकार को चुनौती दी थी। अगर किसान संगठित हो जाता है तो दुनिया की हर ताकत को हमारे सामने झुकना पड़ेगा। हर किसान सम्मेलन कर संदेश देना चाहते हैं जो समाज, जो बिरादरी, नीचे बैठ जाओ या तो कागज से नीचे बैठो, कागज से नीचे बैठ जाओ या तो साहब आप नीचे बैठो। आप कार्यकर्ता हो तो लार चलो, बैठो बैठो भाई साहब, बैठ जाओ भाई साहब। कैमरामैन भाई साहब, या तो आप थोड़ा रिक्वेस्ट भाई साहब नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। रिश्ते कैसे अपने आप बनते चले जाते हैं। आज इस सभा के बाद मैं खरनाल में वीर तेरज महाराज के मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए, माथा झुकाने के लिए जा रहा हूँ और मैं याद कर रहा था आज से 12 साल पहले जब मैं केंद्र की सरकार में मंत्री था, तब मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं तेजा जी के नाम पर एक डाक टिकट जारी करूं। करनाल के मेले में 2010 की बात है, शायद भारत सरकार के माध्यम से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझसे पहले बहुत मंत्री बने होंगे, मेरे बाप बहुत मंत्री बने थे, लेकिन ये तो प्रणाली की लीला है कि तेजा जी का जो डाक टिकट था वो मेरे हाथों जारी करने का मौका मिला। साथियों, देश में आज से 9 साल पहले जो भारत की जनता पे कर्जा था वो 56 लाख करोड़ का था। भारत में, देश में 9 साल पहले जनता पे जो कर्ज का बोझ था वो 56 लाख करोड़ था। आज वो कर्जा 1.5 लाख करोड़ का हो गया। 1.5 लाख करोड़ का कर्जा जनता के ऊपर है। वो लोग जो बात करते हैं आम आदमी की, किसान की, उद्योग की, निवेश की, रोजगार की, आर्थिक प्रगति की, आज इस सम्मेलन के माध्यम से उसमें पूछना चाहता हूं लोगों से कि आप सत्ता में काबिज हुए, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, नोटबंदी आपने कर दी, जीएसटी थोप दिया, महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं और आपने जो कानून बनाए, जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आपने कानून बनाने की कोशिश करी, आपको वापस लेना पड़ा। किसानों के खिलाफ आपने 3 कृषि कानून बनाए, आपको वापस लेने पड़े। और फिर आपने क्या किया, क्योंकि हम सब नागौर में हैं, ये वो जमीन, वो धरती है जहाँ के बच्चे, जहाँ के बेटे वर्दी पहनकर हमारे देश की सीमा की रक्षा करते हैं। सड़क पर खड़े होकर गोली खाने का जिनमें जज्बा है, वो राजस्थान, मारवाड़, नागौर के बच्चे वहां जाते हैं। मुकेश जी, केंद्र की सरकार ने क्या किया, एक नई योजना बना दी, अग्निवीर की योजना।
ये अग्निवीर की योजना क्या है? जो पहले बच्चा भर्ती होता था, मेहनत कर कर फौज में अपना नाम रोशन करता था, अब इन्होंने कहा कि तुम भर्ती हो गए तो 4 साल में आपकी छुट्टी कर देंगे। ये भर्ती प्रणाली के साथ एक धोखा है। और मैं समझता हूं अग्निवीर जैसे योजना बनाने वाले वो लोग हैं जो जानते नहीं। सुबह हेमाराम जी बोल रहे थे, जय जवान और जय किसान। कौन से उद्योगपति के बच्चे जाके फौजी भर्ती होते हैं? किसान का बच्चा जाके फौजी भर्ती होता है। मेहनत करते हैं, सालों तक परिश्रम करते हैं, परीक्षा में पास होते हैं, फिजिकल टेस्ट में पास होते हैं और फिर जाके भर्ती होते हैं। तो केंद्र में बैठे लोगों को ना तो जमीनी हालात का पता है और ना लोगों के जज्बात को मालूम। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर लोगों में विभाजन कर कर वोट लेना जानते हैं। लेकिन हम सब लोग अगर संकल्प लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में आपका संपूर्ण आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। आज इस देश में जो हालात बन गए, जो लोग पहले अमीर थे वो इतना अमीर बन गए और जो लोग गरीब थे वो और गरीब हो गए। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार दिल्ली में थी साथियों, 10 साल के कार्यकाल में 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था। 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था। आज के हालात क्या है? देश की 10% लोगों के पास, देश के 10% लोगों के पास इस भारत की 2/3 संपत्ति है। 66% संपत्ति इस पूरे भारतवर्ष की 10% लोगों के हाथों में चली गई। इस देश में हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, बिजली कंपनी, बीमा कंपनी, जो बड़े पोर्ट थे, खान थे, उन सबको नीलाम करके चंद लोगों के हाथों में दिया जा रहा है। और सबसे ज्यादा चोट किसको लगती है? हमारे किसान कौन को लगती है? और मैं ऐसा मानता हूं साथियों, जाति, बिरादरी, धर्म, भाषा, प्रांत, इन सबको, इस सबके जहर को अगर वो तोड़ सकता है तो 2 बातें तोड़ सकती हैं। पहली जवानी और दूसरी किसानी। इस देश में राजस्थान में 70% जनता 35-40 साल से कम है और जवान की कोई जाति नहीं होती। उसको भविष्य की चिंता है, उसमें देशभक्ति के भाव हैं, उस सबको साथ लेकर चलना चाहता है। और किसान जो धरती माँ का पेट फाड़ कर अनाज पैदा करता है, पूरे देश का पेट पालता है, उसी को जाति नहीं। अब मंडी में जाके खड़े हो जाएं और गेहूं बाजरा हाथ में ले लें, हमको नहीं पता ये गेहूं किसने पैदा किया, वो किस बिरादरी किस समाज का, किस जाति का है। जो अनाज पैदा करता है वो किसान है। इसलिए साथियों, इस जहर को खत्म करने के लिए हम लोगों को एकत्रित होना होगा, संगठित होना होगा। नौजवानों का भविष्य इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और नौजवानों के लिए हमने हमेशा संघर्ष किया। तो मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, हमने भाजपा की सरकार को बहुत चुनौती दी। और मैं बीजेपी के साथियों से पूछना चाहता हूं, आप लगातार प्रदेश में मीटिंगें कर रहे हो, आप कहते हो हम जन आक्रोश की मीटिंग कर रहे हैं। अरे आँख खोल के देख लो, जनता यहाँ बैठी है, झूठे सपने दिखाकर, पाखंड कर, भावना को भड़काकर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, भगवान के नाम पर वोट लेना जानते हैं। अपने आप को बहुत बड़े राम भक्त मैं से पूछना चाहता हूं, आप इतने राम भक्त के बड़े हैं, सबसे ज्यादा राम नाम साधो मैं बोलता हूं। ये सब लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि हम प्रचार करेंगे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे, सपने दिखाएंगे, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं सकती। उम्मीद किया हिंदू मुसलमान, राम और भगवान और मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान। आप भाजपा के साथियों से पूछो कि भाई गैस का सिलेंडर 1200 रुपये का क्यों बिक रहा है? पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा क्यों हो गया? कहते हिंदुस्तान पाकिस्तान।
हिंदू और मुसलमान। आप बोलो भाई बाजार में तो सामान लेने जाओ, खाद पानी तेल घी चाय पत्ती सब्जी लाडू कुछ भी खरीद लो, महंगाई आसमान छू रही है। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के साथियों को, किसी एक नेता ने आके आज तक बोला है कि महंगाई पर काबू लेकर आएंगे? किसी एक नेता ने बोला है कि महंगाई कम करेंगे? जब हम विपक्ष में थे तो कहते थे हाय महंगाई डायन मार गई। अब महंगाई नहीं दिखती, पेट्रोल डीजल किसी से महंगा कर दिया, गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का बिक रहा है। राजस्थान में खाद और बीज में ब्लैक होता है, सर्दी में लोग लाइनों में खड़े होते हैं, आप खाद और हम खाद यूरिया देते नहीं हो, किसान की परवाह करते नहीं हो। मैं चुनौती देना चाहता हूँ इनकी सरकार को भी और उन सब लोगों को जो किसानों को कमजोर समझते हैं। साथियों, भविष्य में आने वाले समय में अगर किसान संगठित हो गया, अगर नौजवान संगठित हो गया, हर वो ताकत जो तोड़ना जानती है, हर वो ताकत जो अफवाह फैलाना जानती है, हर वो ताकत जो सत्ता में झूठ बोलकर काबिल होना चाहती है, उस ताकत को हराने का दम हम लोग रखते हैं। ये संदेश इस किसान सम्मेलन से देना चाहते हैं। किसान के नाम पर राजनीति सब करते हैं, लेकिन किसानों के हालात आज क्या है? केंद्र की सरकार को 9 सालों में आए, अगर कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है, करोड़पति है, उसकी तुलना आप छोटे किसान से करो। जो किसान 2 बीघे में खेती करता है, 3 बीघे में खेती करता है, उसको अगर एक ट्रैक्टर खरीदना है, उसको अगर एक बोरिंग करवानी, उसको अगर एक गाय या भैंस खरीदने के लिए 50,000 रुपए का बैंक से कर्जा चाहिए, तो भला आदमी बैंक के 10 चक्कर काटेगा, फिर उसको प्रमाण पत्र चाहिए, फिर उसको दस्तखत चाहिए, फिर उसको क्या गिरवी रखोगे, और 15 चक्कर काटने के बाद 50,000 का अगर कर्जा किसान को मिलता है तो बीच में उसको 10,000 रुपए की कमीशन देनी पड़ती है, और फिर जाके उसको कर्जा मिलता है। और कोई बहुत बड़ा खरबपति हो, बैंक में फोन कर दे तो बैंक का मैनेजर पैदल भागते हुए जाके चेक लेके आता है। ये व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। इस देश का किसान जो पूरी भारतवर्ष की जनता का 130 करोड़ लोगों का पेट पालता है, उसको आज भी दर दर भटकना पड़ता है। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आज 70-75 साल हो गए, आज भी पानी लाने के लिए हमको कई किलोमीटर चलना पड़ता है, आज भी छोटे मोटे काम कराने के लिए हमको माथे रखने पड़ते हैं, नाक रखनी पड़ती है। इस व्यवस्था को बदलना है, और व्यवस्था को वही लोग बदल सकते हैं जिनमें संघर्ष करने की शक्ति और ताकत। तो नौजवान आपके साथ खड़े रहे हैं, हमारे छोटा भाई रामनिवास जी ने मुझे कहा किसान सम्मेलन करना चाहता हूँ। मैंने कहा कहाँ पर करोगे? प्रदर्शन में करूंगा। निवेदन किया, मैंने कहा आप अकेला सम्मेलन कर लोगे? उन्होंने कहा जैसे लोगों ने आप पर विश्वास किया है, आप मुझ पर विश्वास करके देखो। और मैं देख रहा हूं इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ मौजूद हो, और देखो जब समय अच्छा होता है ना तो सारी चीज अपने आप से ही हो जाती है। आज से 2 दिन पहले ये घोषणा करी, मैं टेलीविजन देख रहा था, तो टेलीविजन में खबर चल रही थी कि 16 तारीख से उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में इतनी भयंकर सर्दी होने वाली है, शीतलहर होने वाली है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा 15 की रात को कौन पड़ी है, 16 को हमारे किसान भाई सुबह सुबह काम करके सम्मेलन में कैसे आएंगे। मैं सुबह जयपुर में जब मैंने आँख खोली, इतना बढ़िया मौसम, इतना नीला आसमान, तो लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई। लोग चाहते हैं कि किसान समृद्ध हो, किसान ताकतवर बने, हमारे बहन बेटियां नौजवान ताकत आगे बढ़ सके। और मैं आज उस बात को दोहराना चाहता हूँ जो मैं बचपन से सुनता आया। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो अक्सर जो शौकीन होते हैं घर के बच्चे, मैं भी पायलट साहब के साथ, मेरे स्वर्गीय पिताजी के साथ सभाओं में जाता है, और सभाओं में अक्सर बोला करते थे
इस देश की व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को बदलना है, तो जो लोग इस देश को चलाते हैं उन कुर्सियों पर वो लोग बैठे, गांव और गरीब और किसान के बच्चे उन कुर्सियों पर बैठेंगे तो उसकी कलम उनके लिए चलेगी जिस देश में जो लोग अनाज पैदा करते हैं। जब तक गरीबों के, किसानों के बच्चे कुर्सियों पर नहीं बैठेंगे, जिंदाबाद, कुर्सी से इस देश और प्रदेश में नियम कानून बनते हैं, तब तक सही मानने हमारा भला नहीं हो सकता। वोट की ताकत ऐसी ताकत है साथियों, वोट की ताकत इस लोकतंत्र में, इस प्रजातंत्र में इतनी बड़ी ताकत है। कोई कितना घमंड कर ले, तो कितनी बड़ी ऊंचाई पे पहुंच जाए, लेकिन 5 साल के बाद हाथ जोड़कर गांव और गरीब को गणेश मानकर पूजा करनी पड़ती है, वोट मांगने पड़ते हैं, हाथ जोड़कर शीश झुकाना पड़ता है। इसलिए अपनी वोट की ताकत को हम समझते हैं। आने वाले समय में भी मैं चाहता हूँ आपका आशीर्वाद बना रहे, जिस प्रकार से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आप सब जानते हो 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू करी, भारत जोड़ो यात्रा। मेरा सौभाग्य था कि मैं कन्याकुमारी में उस दिन था और 7 सितंबर को मेरा जन्मदिन होता। मैंने कहा वही यात्रा हो रही थी, राहुल जी को मेरा जन्मदिन है, लेकिन वो यात्रा शुरू करी हम लोगों ने और 18 दिन तक हेमाराम जी पता नहीं बैठे, ये कह रहे हैं पूरा हो गया। हेमाराम जी ने 18 दिन जितनी तेज राहुल गांधी चले उससे ज्यादा तेजी से चले, सुबह और शाम दिन के 25 किलोमीटर चले और वो यात्रा निकाली थी। देश में जो माहौल पैदा हुआ, संवैधानिक संस्थाओं को खोखला करने की जो मुहिम चली, देश में जो नफरत और टकराव पैदा हुआ, देश में जो भय का माहौल पैदा हुआ, उसके खिलाफ आवाज उठाई और लगातार 3200 किलोमीटर चलकर ये संदेश दिया है कि न सिर्फ कांग्रेस दल, लेकिन देश का हर नागरिक एकता, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा ये फैलाना चाहता है और वो महक और खुशबू पूरे देश में आज फैल रही है। आज उनकी यात्रा ऐसा से निकल गई, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले समय में 26 तारीख को कांग्रेस पार्टी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चालू कर रही है। लोगों को जोड़ना चाहते हैं, ब्लॉक में, पंचायत में, जिला मुख्यालय पर, पूरे प्रदेश में 36 कौम के लोग, चारों धर्म के लोग मिलकर एकजुटता सामने आए और हम सब अगर संगठित रहेंगे, हम आपस में एक दूसरे को भरोसा करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि सारे हमारे अभियान कामयाब होंगे। नौजवानों के भविष्य की चिंता हम सब लोगों को, और मैं सच बताता हूँ, जब मैं अखबार में खबर पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि हमारे प्रदेश में कभी पेपर लीक हो गए, कभी परीक्षा कैंसिल हो गई, तो मन आहत होता है, मन में पीड़ा होती है। जो लाखों लाख बच्चे और गांव में एक नौजवान अगर परीक्षा की तैयारी करता है, उसके माता पिता को, उसके परिवार को कितनी यातनाएं, कितनी पीड़ा, कितनी मुश्किलों का सामना करना, कहाँ से वो ट्यूशन के पैसे लाता है, किताबों के पैसे लाता है, दिन रात मेहनत करता है और विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी करता है। जब ऐसा प्रकरण सामने आता है तो सच में मन बहुत आहत होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ये जो छोटी मोटी दलाली करते हैं, बजाय इनके जो सरगना है, जो उस प्रकार के काम को होने देते हैं, उनको देश का नौजवान ऐसा रास्ते पर नहीं चलेगा, उसको उसकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा, उसके विश्वास में कमी आ जाएगी, तो हमारे समाज के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा संकेत नहीं। मैं आप लोगों से सभी निवेदन करना चाहता हूँ साथियों, किसानों को इकट्ठा करने के लिए, नौजवानों में वो विश्वास कायम करने के लिए, वसुंधरा जी की सरकार थी राजस्थान में 5 साल, 163 विधायक थे, कांग्रेस से रह गए 21, प्रदेश कांग्रेस में अध्यक्ष बना और इन 5 सालों में मेरी कोशिश रही कि हर कार्यकर्ता तक हम पहुंच सके, हर सीमा को लांघ सके, हर खाई को ताप सके, लोगों के दिलों से जुड़ सके। अगर मैं किसी के खुशी में ना शामिल हो सकूं तो उसके दुख के मोमेंट में, उसके दुख की घड़ी में पहुंच सकूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं परबतपुर के लोगों को, नागौर के लोगों को, इस पूरे जिले में
हम सब के आवेदन से, सबकी मेहनत से नागौर जिले में एक तरफा जीत आपने कांग्रेस पार्टी की कराई। उन 5 सालों में हमने पदयात्राएं करी, हमने घेराव किया, हमने धरने दिए, हमने मुकेश बाकर जी ने, रामनिवास जी ने, हमने लाठियां खाई, जेलों में गए। और मैंने तो मुख्यमंत्री का जो क्षेत्र है वहां पर एक किसान न्याय यात्रा निकाली, वहां से झालावाड़ 100 किलोमीटर। और किसान न्याय यात्रा क्यों निकाली थी कि ना तो किसानों को मुआवजा मिल पा रहा था, ना किसान की मदद हो पा रही थी। और फिर यात्रा निकालने के बाद वसुंधरा जी को हमारी बातों को मानना पड़ा। इसलिए आप सबके साथ संघर्ष हमने किया, आपने पूरा आशीर्वाद हम लोगों को दिया। 11 महीने के बाद दोबारा चुनाव आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का जो प्रेम और प्यार और आशीर्वाद है वो पहले की तरह बरकरार रखना। और मैं बार बार बोलता हूँ, रामनिवास कावड़िया जी मेरे साथी नहीं है, मेरे छोटे भाई हैं। अगर आपको मुझे ताकत देनी है और सुनो, राजनीति में वो नेता, वो जनप्रतिनिधि जो अपनी जबान का पक्का हो, ऐसे लोगों की पहचान करनी है जो अपनी बात का पक्का हो, जो आपसे झूठ ना बोलता हो। और मुझे फख्र के साथ कहते हुए एक गर्व महसूस करता हूँ कि रामनिवास कावड़िया ऐसा नौजवान है जो अपनी बात का पक्का है, अपनी बात का पक्का है। बिरादरी के मुझसे बाहर निकलकर 36 कौम के हम सब लोग अगर इकट्ठे हो जाएंगे, मुझे लगता है हमारा समय हमारा अभी टीएमसी सरकार बहुत सारे वादे करती है, लेकिन मैं इस किसान सम्मेलन से साथियों, मैं इस किसान सम्मेलन से आपके सामने बात करना चाहता हूँ। ये 3 कृषि कानून वापस ले लिए, ये सरकार ने माफी मांगी, लेकिन आज तक की एमएसपी का कानून नहीं बनाया, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अभी तक कानून नहीं बनाया, एमएसपी जो खरीद होती है उस पर कानून नहीं बनाया। सबसे एमएसपी का कानून बने ऐसा प्रस्ताव मैं रखता हूँ। अगर मैं समर्थन करते हो तो आप बनना चाहिए, किसान की खरीद होनी चाहिए। और जो वादे आपने किए थे किसान के हमने दुगने करने का, वादे को पूरा करो। आज इस सभा में आप सब लोगों ने जो उत्साह दिखाया है, जिस जोश और जिस प्यार के साथ आपने भागीदारी निभाई है, मैं आप लोगों का हमेशा कायल रहूंगा। और इस मंच से मैं आप लोगों से वादा करना चाहता हूँ, जब जब मैंने आपसे प्यार मांगा है आपने दोनों हाथों से